बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। सबसे पहले आज हॉकी की बात करनी है। हॉकी के नेशंस कप में पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी रही है। जापान को 3-2 से पाकिस्तान ने शिकस्त दी और बड़ा ही ज़बरदस्त मैच रहा। मैं पाकिस्तान के मैच की कुछ झलकियाँ भी देखी और डिजिटल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियो हाईलाइट्स भी हैं। इवन जो गोल स्कोर किए गए तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रही थी पाकिस्तान की टीम और डेफिनेटली एक अच्छा मुकाबला हुआ। पाकिस्तान ने पहला मैच जो खेला था वो तो 3-3 से बराबर हो गया था, लेकिन ये मैच जीतना पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी था और एक शानदार कारकर्दगी रही। 3 गोल्स जो है वो स्कोर किए पाकिस्तान ने, 2 गोल्स जो हैं वो जापान ने स्कोर किए। और अगर आप ओवरऑल गेम की बात करें तो बड़ी ज़बरदस्त टाइमलाइन रही है पाकिस्तान की जानिब से। अली गजनफर ने और साथ ही साथ राना वहीद और सुफियान खान ने जो है वो तीनों गोल स्कोर किए। जबकि आप जापान की बात करते हैं तो काजुमासा मात्सुमोतो और कोजी यामासाकी ने 2 गोल्स जो हैं वो जापान के लिए स्कोर किए। तो 3-2 से पाकिस्तान ने ये मैच जो है वो अपने नाम किया। तो इस बारे में ज़रूर हम तफसील में गुफ्तगू करेंगे और आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह करेंगे और ये टूर्नामेंट जीतना कितना ज़रूरी है और इसके बाद फिर आप किस चीज़ में क्वालिफाई करते हैं, ये भी थोड़ी सी तफसीलात जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके बाद आपसे क्रिकेट की बात करनी है। क्रिकेट की दुनिया में आए दिन एक नई जो है खबर आ रही है। अगर हम पिछले दिनों वेस्ट इंडीज़ और आयरलैंड का हमने देखा जो बड़ा इंटेंस मुकाबला था जिसमें सबसे ज़्यादा रन जो हैं 4 ओवर्स में दिए गए एक बॉलर की जानिब से, लेकिन जो कल हुआ मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा अजीब चीज़ हमने क्रिकेट में नहीं देखी। तो पहले तो मैच बराबर हो जाता है और जब मैच बराबर होता है, नीदरलैंड्स और नेपाल की हम बात करेंगे, तो आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक सुपर ओवर होता है। तो पहला सुपर ओवर जब होता है तो वो बराबर हो जाता है, फिर दूसरा सुपर ओवर होता है वो भी बराबर हो जाता है और फिर तीसरे सुपर ओवर में जाके मैच का फैसला होता है। तो मेरे ख्याल से आप ओवरऑल बड़ा ही एक इससे पहले ये चीज़ हमने नहीं देखी और आई थिंक ओवरऑल ये T20 मैच बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। और ख़ास तौर पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत सारी क्रिकेटिंग नेशंस जो डाइवर्सिफाई होकर अब आ रही हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। और ओवरऑल मैं बहुत सारे कमेंट्स भी लोगों के पढ़ रहा था जो लोगों को पहले यकीन नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, तो थोड़ा सा ज़रा रूल्स भी समझने की ज़रूरत थी। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुकाबला रहा जिसमें जितना स्कोर जो है वो किया गया उसको उस बराबर के बाद जब सुपर ओवर में जा रहे हैं तो बड़ा कम आपको ऐसा देखने को मिलता है कि सुपर ओवर के अंदर भी जो स्कोर्स हैं वो तमाम तर स्कोर जो है वो बराबर हो रहे हैं। तो इस बारे में ज़रूर आपसे गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपको बताना है कि आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप का स्केड्यूल जो है वो आ चुका है। उस स्केड्यूल के मुताबिक तमाम तर मैचेस की तफसीलात जो हैं वो बता दी गई हैं, तो इसमें भी डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। आपको स्केड्यूल भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान ने अपने मैचेस कब खेलने हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। ख़ास तौर पर तमाम तर नज़रें हमेशा पाकिस्तान और भारत पे रहती हैं, चाहे सीनियर क्रिकेट हो, वुमेंस क्रिकेट हो या फिर जूनियर क्रिकेट हो। तो इस बारे में ज़रूर आपको आगाह करेंगे। उसके बाद आपसे बात करनी है कौमी क्रिकेट टीम का जो स्किल्स डेवलपमेंट कैंप है वो जारी है और उसमें बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर काम किया जा रहा है। एक्सपर्ट कोचेज़ जो हैं वो मौजूद हैं, मुख्तलिफ ड्रिल्स हो रही हैं, मुख्तलिफ सिनारियो बेस्ड प्रैक्टिस भी हो रही है। मेरा सवाल ये ज़रूर है कि हमेशा ऐसा कैंप जो है वो इतनी गर्मी में क्यों लगाया जाता है, इससे पहले क्यों नहीं हमें ये चीज़ें याद आती। तो ज़रा ह्यूमन एलिमेंट भी प्लेयर्स का देखना है, लेकिन नॉनदलेस इस बारे में भी ज़रूर तफसील में गुफ्तगू करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट साथी एंकर और साथ ही साथ काफ़ी मुख्तलिफ ओहदों पर भी फाइज रहते हैं जनाब सईद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। ज़बरदस्त। हाँ नहीं, लेकिन अभी एक और असामी की भी बात आपके लिए चल रही थी तो वो डेवलपमेंट बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे तजियाकार जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं शाह जी? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट और एनालिस्ट, ये भी पीसीबी में मुख्तलिफ ओहदों पर ज़रूर रहे हैं, इनसे भी इंसाइट लेने की कोशिश करेंगे। खासतौर पर जो जिस तरह मैं कह रहा हूँ स्किल डेवलपमेंट कैंप की टाइमिंग जो है वो बड़ी ज़रूरी है। खुरम शहजाद हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम। कैसे खुरम भाई आप? साउथ अफ्रीका की जीत के बाद आप बहुत मुतमईन लग रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मैंने से पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि हालांकि ऑन पेपर तो नहीं थी साउथ अफ्रीका, बट जिस तरह से बैक टू बैक विक्ट्री हो रही थी साउथ अफ्रीका की और अंडर बेल्ट जिस तरह बुमा के 8 सक्सेस हुई हैं एज ए कैप्टन जो है, 9वीं ये हुई है, ये भी एक रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक किया। अगर 10वीं सक्सेस करते हैं तो दुनिया के पहले कैप्टन हो गए जो कंसेक्यूटिव 10 विन्स कर जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। टिम्बा बवूमा फ्रॉम लांगा, द न्यू हीरो ऑफ टेस्ट क्रिकेट। तो इस बारे में हमने बहुत सारी बात की है थ्रू आउट द वीक। आज हॉकी पर ज़रूर फोकस करना है। तो मोई शाह साहब, सबसे पहले तो तफसीलात आपसे लेंगे। 3-2 से पाकिस्तान ने जापान को हराया, क्या एनालिसिस आपका मैच में? देखिए, ये नेशन कप जो होता है ना जी अहमद साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द सर्वाइवल ऑफ बैकअप टीम्स। बैकअप टीम्स कौन सी हैं? जो FIH प्रो लीग नहीं खेलती। टॉप की जो 8 टीम्स हैं वो FIH प्रो लीग खेलती हैं। उनसे जो बैकअप टीम्स होती हैं फिर वो हमेशा क्वालिफाई करके वो एक जो सिस्टम अभी FIH ने, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने बना दिया है, वो एक क्वालिफाई करके नेशंस कप में जाती है और एक डिमोट होके वापस नेशन कप के लिए खेलती है और एक प्रो लीग में चली रेलीगेट हो जाती है। और ये पाकिस्तान की हॉकी की सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली दफ़ा पाकिस्तान ने बहुत क्लोजली मिस किया FIH प्रो लीग में क्वालिफाई करने के लिए।
इस दफ़ा देखें पाकिस्तान के हौसले बड़े बुलंद हैं। अच्छा मैच पाकिस्तान ने, मैं ये नहीं कहता कि बुरा मैच खेला, पाकिस्तान ने पहला मैच भी बहुत अच्छा खेला मलेशिया के अगेंस्ट। जब आप पहले क्वार्टर में आप 2 गोल कर लेते हो और 2-0 से आपकी बढ़तरी हो जाती है, तो इसका मतलब है कि आप यू आर देयर टू प्रूव अ पॉइंट, और आप बड़ी स्ट्रांग बेस पे और बड़ी स्ट्रांग फुटिंग पे आप गोइंग इनटू द नेशंस कप, और बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान ने किया। लेकिन वो अनलकीली, मेरी रोज़ाना बात होती है ताहिर जमान से, रोज़ाना बात होती है वहाँ के 1-2 प्लेयर से भी, कि क्या वजह है कि आपने वो अपनी जो पहली मैच में जो आपकी बढ़तरी थी उसको रिटेन नहीं आप कर सके। तो उन्होंने यही कहा कि यहाँ इतनी ज़्यादा हॉट वेदर है और सफोकेशन है, एक इतनी ज़्यादा मतलब है कि पसीना आता है प्लेयर्स को, कि वो एक जो हार्ड प्रेस एक एलिमेंट होता है जिसको हॉकी में कहते हैं, कि वो आप फुल फ्लेज आप जब चले जाते हो, फुल फ्लेज आपको थ्रू आउट 60 मिनट नहीं आप खेल सकते, पॉसिबल नहीं है। तो वो एक आध बीच में क्वार्टर जो है वो आपको थोड़ा सा लो की पे खेलना पड़ता है, थोड़ा सा मतलब आप आराम से खेलते हो ताकि आप अपनी जो एनर्जी है वो जनरेट कर सको सेकंड क्वार्टर के लिए, थर्ड क्वार्टर के लिए। वो उनसे वो जो पहले 2-0 की बढ़तरी ना रिटेन हो सकी और फिर 3-2 की बढ़तरी ना रिटेन हो सकी, लेकिन दे केम बैक स्ट्रांगली। और कल जापान को उन्होंने 3-2 से जो जापान को हराया, इसका मतलब है कि आप पाकिस्तान इज वेल ऑन देयर वे इनटू द सेमीफाइनल। अच्छा, टैक्टिकली मैं चाहूंगा आप इसको एनालाइज करें, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से हॉकी कवर किया। कल जो हॉकी हमें देखने को मिली, खास तौर पर जो लॉन्ग पास मुझे देखने को मिला, जिस तरीके से गोल स्कोर किया गया और फिर पेनल्टी कॉर्नर के ऊपर भी गोल स्कोर हुआ, तो टैक्टिकली बहुत अच्छा लग रहा था कल पाकिस्तान। देखिए, ये ना भूलिएगा कि इस वक्त पाकिस्तान टीम को ताहिर जमान कोच कर रहे हैं। ही इज पाकिस्तान एक हाई परफॉर्मेंस कोच होता है ना, जिस तरह क्रिकेट में आप कहते हैं, ये उस तरह का FIH का ये कोच है। इन्होंने सारे कोर्सेज किए हुए हैं, सब कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी की हुई हैं। इनसे बड़ा कोच मतलब इस वक्त वर्ल्ड लेवल पे कोई नहीं है। ये सारी इजिप्ट को भी ट्रेन किया, मुख्तलिफ कंट्रीज को भी ये ट्रेन करते रहे। अब जो इनके पास टीम है तो इससे इंप्रूवमेंट आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। आपका अपना जरूर है, ये होम ग्रोन एक आपका वो मतलब इंडिजिनस आपकी एक तरह से प्रोडक्ट है ताहिर जमान, तो वो उसने कोई ना कोई इसमें आपको जरूर मतलब फायदा पहुंचाना है, जरूर हॉकी की डेवलपमेंट में बड़ा पॉजिटिव असर पड़ना है इसमें। और आप देखते हैं ये थोड़ा सा डिफरेंस आपने जरूर देखा होगा पासिंग की, जिस तरह आपने बात की कन्वर्जन की बात की, जो पहला गोल किया था मलेशिया पे और जो हमारे फॉरवर्ड ने किया था, क्या खूबसूरत वो गोल था। इस तरह और फिर सुफियान की जो आपने कल प्लंटी किक्स लगाई, अब्दुर्रहमान क्लास की प्लंटी प्लंटी पुश करते हैं, प्लंटी एक होता है प्लंटी पुश करना जो आप नेट में मारते हो, एक होता है प्लंटी को हिट करना जो आप बोर्ड पे मारते हो। ये दोनों में पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैं और पाकिस्तान के पास 2 ऐसे प्लेयर हैं, अब्दुल और सुफियान खान, कि ये जो किसी वक्त भी गोल कर सकते हैं और इनमें ये कैपेसिटी है। और पाकिस्तान की सारे, मैं कहता हूँ इस वक्त सारे जो कॉर्नर्स हैं सब हो मतलब इन्होंने बॉक्सेस टिक हुए हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं और किसी टीम को हरा सकते हैं। अब अगला मैच पाकिस्तान का कल न्यूजीलैंड के खिलाफ है और होपफुली मैं ये चाहता हूं कि न्यूजीलैंड को पाकिस्तान हराता नहीं भी है, ड्रा भी होता है, तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा कंफर्टेबल पोजीशन। और साथ जो जापान और मलेशिया दे आर स्ट्रगलिंग, एक पॉइंट है दोनों का, पाकिस्तान के 4 पॉइंट्स हैं। न्यूजीलैंड इज ऑलरेडी इनटू द सेमीफाइनल्स। हमारे पूल से दोनों जापान और मलेशिया के खिलाफ उन्होंने जीता और सेमीफाइनल में दूसरे पूल से जो पूल है फ्रांस ने दोनों मैच जीते हुए हैं, वो सेमीफाइनल में, और वहां कोरिया भी जा सकता है या साउथ अफ्रीका भी जा सकता है। तो बड़ा मैं ये समझता हूं कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की, बहुत आला पाकिस्तान अभी तक खेला है। और सबसे हम जो अभी तक ले करते हैं, एक चीज जो हम ले करते हैं, वो हमारा इंटरनेशनल एक्सपोजर इतना नहीं है कि जो जितनी और टीम्स का है। हमें कोई मौका नहीं मिला बिफोर डिपार्टिंग फॉर द नेशन कप कि हम 2-3 मैच खेल लेते, अपना एक जो अपना कम्बिनेशन है उसको टेस्ट कर लेते और अच्छा जाते और नेशन कप में एक तजर्बे के साथ, एक्सपीरियंस के साथ जाते। वो चीज़ है, लेकिन अभी 2 मैच खेल चुके हैं तो होपफुली आपको तीसरा मैच इससे बेहतर नजर आए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा खुरम, ये शाहजी ने बात जिस तरह कर दी कि ऑब्वियसली इंटरनेशनल एक्सपोजर उतना इस टीम का नहीं है, लेकिन मैं पिक्चर को इसके बरक्स ज़रूर देखता हूँ कि हमारी ग्रास रूट के ऊपर डेवलपमेंट बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से, और फिर ख़ास तौर पर हमारा भी उसमें रोल है कि हमने शायद बहैसियत मीडिया भी इतना फोकस नहीं किया कौमी खेल के ऊपर, शायद इसीलिए डिटीरियरेट होता रहा ओवर द ईयर्स।
नहीं देखें, बिल्कुल देखें, कौमी खेल है, खासकर और उस तरह से पजीराई नहीं है पाकिस्तान में जिस तरह से पहले होती थी। और जिस तरह से इन्होंने ताज़ ज़मान की बात की, देखें 94 के जब वर्ल्ड कप हुआ तो उस वक्त विनिंग टीम के अंदर भी ताज़ ज़मान थे। एक ट्रेजिडी हुई, उनके फादर की डेथ हुई, पर उन्होंने कैरी ऑन किया और पाकिस्तान को जो जितवा के आए। राइट इन खेलते थे, बड़े ज़बरदस्त उस वक्त प्लेयर भी थे, और फिर उसके बाद वेल क्वालिफाइड इस वक्त पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो कोच भी हैं, और उनको काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है। और जानते थे कि हमने फैसिलिटीज़ की बात की थी, जब मैं पीसीबी में था तो बिल्कुल आपको पता है कि हॉकी स्टेडियम बिल्कुल सामने, तो मेरा ऑन एंड ऑफ आना जाना काफ़ी रहता था। तो जिस तरह से क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर हैं, जिम की, और दूसरे आप देख लें उनके पास रूम्स वगैरह हैं, इस तरह की फैसिलिटीज़ वहाँ नहीं है। उस वक्त भी वो लैक करते थे। और पाकिस्तान में देखिए हॉकी जो है काफ़ी अरसे से उस तरह से नहीं, सिर्फ गोजरा एक लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट था जहाँ से काफ़ी सारे आपके पास वेल नोन प्लेयर्स आते रहे हैं। फिर इसके अलावा कराची के अंदर एक दो जो उन्होंने प्राइवेट टूर्नामेंट्स करवाए, जिस तरह से एक दफ़ा लाहौर के अंदर भी इन्वॉल्व हुआ। इस तरह से देखें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स होनी चाहिए, हॉकी को भी पजीराई देनी चाहिए। एक वक्त ऐसा भी था कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, उस वक्त उन्होंने क्रिकेट बोर्ड ने 1 करोड़ रुपए की, शायद जी ऐसी बात है ना, ग्रांट दी थी जब कासिम ज़िया साहब थे वहाँ प्रेसिडेंट थे जी जी। तो कहने का ये मकसद है तो कि इस तरह से प्रमोट करना चाहिए, कौमी खेल है, काफ़ी ज़्यादा पजीराई है। फिर जिस तरह से पाकिस्तान एशियन स्टाइल की वजह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर था, शहबाज थे, अपना कामरान अशरफ थे, फिर उसके बाद से उस तरह की जो ना कैटेगरी पाकिस्तान के पास नहीं है अभी। नहीं है बिल्कुल। अब वैसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट इट हैज़ टू बी अमंग्स द टॉप टॉक्ड सब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड, स्पेशली इन पाकिस्तान। अभी हम इस पे बात कर रहे हैं मीडिया के ऊपर, मुझे डिजिटल मीडिया पे भी थोड़ी बात नज़र आ रही है, रिगार्डलेस कि क्या हो रहा हो, टूर्नामेंट है या नहीं, एटलीस्ट पजीराई जिसकी वो बात करें, एटलीस्ट बात करना बहुत ज़रूरी है। आपका कौमी खेल है यार। अगर थोड़ा सा पहले आप चले जाएं, ऑल्समैन शाहजी याद है आपको, कोच रहे हैं, क्योंकि शाहजी मेरे साथी थे जब ऑल्समैन कोच रहे हैं पाकिस्तान हॉकी की। तो जब नेशंस कप की बात करें, जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही थी उसके अंदर, तो थोड़ा सा फिर लोगों ने बात करना इस पर स्टार्ट किया। आपका नेशनल खेल है, लोग इस पर जिस तरीके से पाकिस्तान ने आज भी पूरी दुनिया के अंदर डोमिनेट किया है, उसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कहीं ना कहीं, शायद मुझे पता है, लोग कहते हैं ना कि हॉकी फेडरेशन की बात करें या कुछ स्पॉन्सर्स की बात करें कि वो कसूरवार हैं, उसके डाउनफॉल के लिए कहीं ना कहीं कसूरवार शायद हम भी हैं। हमने इतना ज़्यादा हॉकी पे कभी बात की ही नहीं है, ना हम लोगों ने दूसरे स्पोर्ट्स को एज सच टच किया है। आज भी आप ग्रास रूट लेवल पे गांव के देहातों के अंदर चले जाएं तो आपको पता है क्रिकेट तो हो ही रही है, हॉकी के भी कहीं ना कहीं ग्राउंड्स बने और लड़के खेल रहे होते हैं वहाँ पर। सिर्फ क्या कि फैसिलिटीज़ अपग्रेड वाली नहीं है। अभी भी कहीं शायद ये जूनियर हॉकी का, अगर मैं गलत नहीं शायद लगा हुआ है कैंप इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, विद ड्यू रिस्पेक्ट हमारी अपनी नेशनल टीम है, तकलीफ होती है उनको देख के जो उनको स्टे मिली हुई है। देखें आपकी एक नेशनल टीम है, जब आप बैकअप प्लेयर्स की बात करते हैं, मैं भी ऑफेयर भी एक स्पोर्ट्स की शादी से ही बात कर रहा था, बैकअप प्लेयर्स की बात करूं या प्लेयर्स की बात करूं, नेशनल टीम की जब उनको वेजेस नहीं मिलेंगी, जब उनको प्रॉपर तरीके से केयर टेक नहीं किया जाएगा, साइकोलॉजिकली वो लड़का प्रेजेंट नहीं होगा गेम के अंदर, वो नजर भी आता है उनकी फेसेस से। एक सबसे बड़ा अलमिया आज एक स्पोर्ट्स का अगर मैं बात करूं, ये भी जब एक टीम के साथ मैं टूर पे था, कि चाहे वो पाकिस्तान हॉकी है, चाहे पाकिस्तान फुटबॉल को देख लें, चाहे पाकिस्तान की या वॉलीबॉल टीम को देख लें, वॉलीबॉल आजकल थोड़ा अच्छे मार्क्स के अंदर चल रही है। हमारे पास जीपीएस वेस्ट नहीं है कि हम लड़कों को ट्रैक उसका कर सके, रिकॉर्ड उसका जो हीट मैप होता है कि उसका स्ट्रॉन्ग साइड कौन सी है, कहां पर वो ज्यादा खेलता है, कौन सा उसका नेगेटिव पॉइंट है, कौन सा पॉजिटिव पॉइंट है। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली चीजें नहीं है। आज भी हम लोग बहुत पीछे लैग कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करें, जैसे खुरम भाई ने कहा कि आपके पास जिम स्ट्रक्चर की बात कर लो, आपके पास जो लेटेस्ट फैसिलिटीज हैं वो आपके प्लेयर्स के पास मौजूद नहीं है। ना होने के बावजूद आपके लड़के जाके रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि आपके लड़के, वही बात है, फिर दमखम है, इस मिट्टी कहते हैं ना, जरखेज मिट्टी आपको हमेशा रिजल्ट देती है। लेकिन आपको इन चीज़ों पे देखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली नस्ल अपनी नेशनल गेम से दूर ना हो, आपने बहुत सी गेमों से दूर कर दी है। कबड्डी हमारे आज यंग जनरेशन हीरोज बनने भी तो क्या वजह है कि मैं और आप और बहुत से लोग जिन्होंने हॉकी खेली है, इवन कि हम वी वर द लकी वंस जिन्होंने यूनिवर्सिटी लेवल पर हॉकी खेली, हमने हीरोज बनाए नहीं। ये बड़ा एक बड़ा दर्दनाक अलमी। इवन मैं कहता हूँ कि सुहेल अब्बास जैसे प्लेयर को हम सेलिब्रेट नहीं कर सके आज तक, इससे बड़ी दुख भरी दास्तान क्या हो सकती है? आपको शायद, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपको स्टोरी याद होगी, व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा, जो इस्लामाबाद में हुआ था। सुहेल अब्बास एक जगह बैठा होता है, वन ऑफ द लेजेंड्स, लकी वन, कि मैंने उससे बात की हुई है लाहौर के अंदर, जब एक कैंप लगा हुआ था वहाँ पर। वो बैठा होता है और आपकी जो इर्द गिर्द कम्युनिटी है उसको पता ही नहीं कौन बैठा हुआ है। एक बंदा उठ के कहता है, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि यार आप तो सुहेल अब्बास नहीं जो लेजेंड है। वही बात है कि हम अपने हीरोज की तब कदर करते हैं जब दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। बिल्कुल। आपको आज कदर नहीं करनी तो आप देखें, बहुत ज़रूरी है। मैं मतलब है कि आज उन लकी जर्नलिस्टों में हूँ जिन्होंने, शायद हम एक दो ही थे, जब 94 का वर्ल्ड कप सिडनी में हुआ तो मैंने खुद जाके टीम के साथ में गया हुआ था, मैं 94 का वर्ल्ड कप कवर किया। आप बिलीव नहीं कर सकते, मुझे आज तक नहीं वो बात भूलती
कि फाइनल में कोई ऑस्ट्रेलिया नहीं था, पाकिस्तान और हॉलैंड का फाइनल था, और वो ओलंपिक स्टेडियम पैरामाता रोड पे ओलंपिक स्टेडियम था, वो भरा हुआ था खचाखच। तो मैं उस वक्त अपनी न्यूज़पेपर के लिए की तरफ से गया हुआ था, तो सबसे मैं इंटरव्यू करूं और अक्सर मैं बात करूं उनसे ऑस्ट्रेलियन से कि योर टीम इज़ नॉट देयर, व्हाई यू आर वाचिंग द फाइनल सिंस यू हैव नो पर्सनल गेन इन इट। तो उन्होंने ज़्यादातर मुझे ये वो कहते थे कि वी आर हेयर टू वॉच पाकिस्तान हॉकी। ये यकीन करें, वी आर हेयर टू वॉच शहबाज सीनियर, वी आर हेयर टू वॉच अदर प्लेयर्स लाइक तारजमान उस वक्त वही राइट इन थे, शहबाज लेफ्ट इन थे, तो ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन था। कमरान अशरफ सेंटर में थे, आसिफ बाजवा एक साइड पे थे, गोल्डन एरा ऑफ गोल्डन एरा। और वो क्या कमाल का पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेला है, और वो वर्ल्ड कप पाकिस्तान को देखने के लिए, हॉकी की का स्टैंडर्ड पाकिस्तान का देखने के लिए ऑस्ट्रेलियन ने वो 18-20-22 हज़ार का जो स्टेडियम था वो बिल्कुल भरा हुआ था। तो वो स्टारडम मुझे नजर आता है हॉकी का, वो एरा नजर आता है जहां आप तकरीबन मतलब है कि ऐसा लोग समझते थे कि शहबाज सीनियर गुजर जाए, शहबाज जूनियर गुजर जाए, काजी मुहिब उससे पहले होते थे, काजी मुहिब गुजर जाए, या और मतलब है मंसूर गुजर जाए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मंसूर अहमद की बात कर रहा हूँ, बड़ा ज़बरदस्त उनका एक रोल था वो वर्ल्ड कप जिताने में। तो ये सारे जो थे ना जी, उससे हम उसके बाद हमने खुद, ये आपकी एक बात आपकी बड़ी अच्छी है, कोई मीडिया की वजह, मीडिया ने थोड़ा वो इतना ध्यान नहीं दिया हॉकी की तरफ, कोई हमारे जो मल्टी नेशनल्स हैं, जो स्पॉन्सर्स हैं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया हॉकी की तरफ, और हॉकी का जो चार्म है वो पीछे आता गया। आज भी हॉकी सबसे पॉपुलर गेम है हॉलैंड में, आप पता कर लें किसी से, हॉकी सबसे पॉपुलर गेम है, इवन फुटबॉल से पॉपुलर गेम है हॉकी हॉलैंड में, इतनी ज्यादा खेली जाती है। तो जाहिर है आप ज्यादा खेलेंगे, ज्यादा इसकी पजीराई होगी, ज्यादा स्पॉन्सरशिप मिलेगी, लड़कों को, जूनियर को, यंगस्टर को आप इनकरेज करेंगे, तो तब जाके आपकी टीम बनेगी, और तब जाके वही रिनेसा आप रिवाइवल ऑफ हॉकी आप करेंगे कि आप जब प्लेयर को इज्जत देंगे, प्लेयर के लिए कुछ करेंगे। और आई थिंक इसमें हम सबका रोल बहुत अहम है। ये किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ये सिर्फ हॉकी फेडरेशन या हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरी बहैसियत स्पोर्ट्स प्रेजेंटर और एंकर जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप एटलीस्ट उसको टॉक में थोड़ा, मतलब मैं फिर वही कह रहा हूँ कि आपका, मेरा फर्ज है कि हम उन हीरोज़ को सेलिब्रेट करें, इस बारे में बात करें, अगली जो नस्ल है उसको बताएं कि हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है। ये सवाल भी आज आप लोगों से पूछें तो बड़े लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन लोगों को बताना बड़ा ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से हम सबको अपना फ़र्ज़ जो है वो ज़रूर अदा करना है। पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए हम बहुत दुआगो हैं कि जो उनका आखिरी मैच है न्यूजीलैंड से वो भी जीते, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करें, ये टूर्नामेंट जीते और आगे क्वालिफाई कर जाएं। आई थिंक इससे बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा पाकिस्तान हॉकी को। क्रिकेट की बात अब करनी है। कल एक बड़ा दिलचस्प वाक़या जो है वो पेश आया, तो खुरम मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इससे पहले आपने कभी इतना इंटरेस्टिंग T20 मैच देखा है अपनी ज़िंदगी में? नहीं, देखें, इंटरेस्टिंग मैचेस होते रहते हैं, और T20 आपको पता है कि एक क्रिकेट का हुस्न है, तो इसमें चेंजेस आती रहती हैं। और इस तरह के देखें नेल बाइटिंग जब मैचेस होते हैं तो ऑडियंस स्पेक्टेटर्स जो है वो ज़्यादा पजीराई देते हैं। सिर्फ मैच नहीं, सुपर ओवर भी बराबर हो गया। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग तो ये देखें फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ हिस्ट्री में कि सुपर ओवर के ऊपर सुपर ओवर जो है आपका वो बराबर हुआ। तो इस तरह के देखिए मैचेस होते हैं तो ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता है। हालांकि मैंने और आपने, अब मेरे ख्याल से बहुत से लोगों ने ये सोचा होगा कि नेदरलैंड्स का नेपाल से मुकाबला है तो नेदरलैंड्स वन साइडेड सेट जीत जाएगा, लेकिन इसका मतलब है कि नेपाल की टीम बहुत अच्छी होती जा रही है ओवर द टाइम। नहीं, देखें T20 के अंदर तो मैंने हमेशा से कहा कोई टीम भी फेवरेट नहीं होती है, क्योंकि 2 ओवर्स जो है टोटली मैच का पासा चेंज कर देते हैं। अच्छे बॉलिंग के स्पेल लग जाए या बैटिंग के स्पेल लग जाए, टोटली क्रिकेट की डायनामिक्स को चेंज कर देते हैं। जी सैयद मोहम्मद अवैस, आप बड़े दिलचस्प थे इस मैच में, कल से आपने इसके बारे में बड़ी बात की है, तो आपने क्या सोचा हुआ था कि सुपर ओवर होगा फिर वो भी बराबर होगा? कोई अंदेशा था आपको ऐसा होता? यार अगर क्योंकि नीदरलैंड्स का इसलिए था क्योंकि कुछ मैचेस खेला हुआ, तो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग इस सेंस में था। नेपाल 2-3 साल के अंदर उसने, कहता हूँ कि सीढ़ी चढ़ी आईसीसी की, जिस तरीके से उनके प्लेयर्स की बात करूँ, खास करके 2-3 ऊपर के जो लड़के हैं वो बड़े तगड़े खेलते हैं, लीग्स भी जाके अब खेल रहे हैं यहाँ पर अपना डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, लेकिन एक्सपेक्टेड नहीं होता। सुपर ओवर तक बहुत ही मुश्किल होते हैं कोई मैचेस जहाँ चले एक सुपर ओवर हो गया, समझ में आती कभी कि यार दूसरा भी बराबर दूसरा हो जाए। यार 2 सुपर ओवर बराबर होके दैट मीन्स कि आपने 18 रन एक में किए, एक में शायद 16-17 रन किए थे, उसको बराबर करना नेपाल ने टफ टाइम दिया। देखो नीदरलैंड्स की वो टीम है क्योंकि ज्यादातर लड़के डच जोन से हैं, वो जाके आयरलैंड के अंदर, डबलिन कॉक सिटी के अंदर, और ज्यादातर कुछ इंग्लैंड में काउंटीज खेल रहे हैं, वो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और वो ज्यादा एक्सपोजर है, वो खेलते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे। नेपाल मैंने कहा कि अभी जाके टीम जोन सी है वो थोड़ी सी सीढ़ी चढ़ रही है और उनके पास स्टेडियम भी बड़ा जबरदस्त बन रहा है। उन्होंने यूएई को भी बड़ा टफ टाइम दिया, लाइक जो नॉन टेस्ट नेशंस के मैचेस होते हैं,
लेकिन सुपर ओवर के अंदर फिर वही जो आखिरी वाला जो सुपर ओवर था वो इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। अनफॉर्चुनेट नेपाल हारा, लेकिन एक छक्का लग जाता तो शायद फिर चौथे सुपर ओवर में जाना पड़ता। लेकिन जिस तरीके की इंटरेस्टिंग जो चीज एक फेस उसके अंदर आई है ना, वो ये था कि माइंड को आप जिस तरीके से प्रेजेंट रखते हो। देखो एक सुपर ओवर के अंदर आप जाके 17-18 करते हो, वो चेज होता है। दूसरे ओवर के अंदर आप जाते हो तो आप उनकी बैटिंग अप्रोच देखो। नेपाल की मैं सिर्फ देख रहा था कि उनके दिमाग में ये चीज जरूर थी कि हमने इनको काउंटर अटैक करना है, और करना भी मिड विकेट एरिया के अंदर 18-17 अगर होता है तो शायद हम इसको उनके दिमाग में उतना ही स्कोर था जितना ऑपोजिशन ने किया। अगर एक स्कोर भी ज्यादा होता तो वो जीत जाते। लेकिन यार वन ऑफ द मैचेस में कहता हूं कि सब लोग रिमाइंड करेंगे, लेकिन नेपाल को हैट्स ऑफ है यार। लेकिन Crowd बहुत तगड़ा होता मैं है थोड़ा नेपाल सा ये जरूर निशानदेही कर दूं कि आईसीसी के जब रूल्स चेंज हुए थे, पुराना रूल ये था कि सुपर ओवर अगर बराबर हो जाता तो बाउंड्रीज पहले सिक्सेस और फिर फोर्स काउंट किए जाते थे। लेकिन अब जो नया रूल था उसके मुताबिक जब तक फैसला नहीं हो जाता सुपर ओवर होता रहेगा। तो अगर ये तीसरा सुपर ओवर भी बराबर हो जाता तो फिर आप चौथे सुपर ओवर की तरफ चले जाते। लेकिन मेरे ख्याल से बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट हो गया और क्रिकेट की दुनिया में बड़ा डिस्कस होगा। बड़ा एक इंटरेस्टिंग फेज है इंटरनेशनल T20 क्रिकेट के लिए भी। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो कंडीशनिंग कैंप है वो जारी है। स्किल डेवलपमेंट कैंप की अगर आप बात करें, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं उस पर काम किया जा रहा है। तो खुरम, सबसे पहले तो मेन पर्पस इस कैंप का क्या है और किस तरफ पाकिस्तान टीम जो है वो फोकस कर रही है? देखिए, आपको पता है कि जिस तरह से नए कोच आए हैं तो उनके साथ कोचिंग स्टाफ भी नया आया है। तो पाकिस्तान की टीम में एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लगाया है। फिर आपको पता है नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आकिब जावेद साहब भी आ गए हैं, काफ़ी ज़्यादा कीन है। खासकर कल जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काफ़ी ज़्यादा वो फोकस करना चाह रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट स्पेशली। अभी वैसे मैं ऑफ एयर बात भी कर रहा था शाहजी से कि क्लब क्रिकेट के हवाले से काफ़ी उन्होंने गुफ्तगू की कि पाकिस्तान के अंदर क्लब क्रिकेट भी उस तरह से नहीं है जिस तरह से पाकिस्तान में क्लब क्रिकेट को पजीराई मिलनी चाहिए। और जिस तरह से आपको पता है दूसरे अंडर 19 के कैंप्स वगैरह हो गए हैं, फिर अभी अपकमिंग अंडर 19 का कैंप भी आने लगा है मुल्तान में हाई परफॉर्मेंस सेंटर में। और जिस तरह से लाहौर में ये फैसिलिटीज़ हैं, आपको पता है नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में इंडोर और आउटडोर जो है LCC के अंदर कैंप लगा हुआ है। इंडोर के अंदर फिजिकल ट्रेनिंग के हवाले से स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहा है, जिसके अंदर सारे पाकिस्तान के जो है 15 प्लेयर्स ने भी पार्टिसिपेट किया है। बाबर आजम पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है क्योंकि आपको पता है काफ़ी ज़्यादा वो आउट ऑफ फॉर्म भी हैं, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने फोकस अच्छा, किया ये है। सिग्नल भी हो सकता है बहुत बड़ा। आई थिंक सिग्नल हो ही गया है कि बाबर आजम प्लान्स में हैं अभी ये भी। बिल्कुल ऐसे है जिस तरह से आकिब जावेद ने प्रेस टॉक में भी कहा है कि वो प्लान का हिस्सा ज़रूर है। और आपको पता है जितने बड़े प्लेयर हैं उनके ऊपर थोड़ा सा बैड पैच भी आता है और अपनी फॉर्म रिगेन भी करते हैं। इस तरह के कैंप्स वगैरह में जाके फिर आप डोमेस्टिक में जाते हैं, रन्स करते हैं, रन्स के अंबार लगाते हैं तो आप वापस आ जाते हैं। अच्छा मोहित शाह साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक एक प्लेयर पर उसकी एबिलिटी पे फोकस इंडिविजुअली भी किया जा रहा है। इवन जो वो बाबर आजम की बात करें, वो वीडियो जो सोशल मीडिया पर चल रही है जहाँ पर माइक हैसम उनके साथ इंडिविजुअली इंडोर प्रैक्टिस में काम कर रहे हैं, आई थिंक ये बहुत बड़ा एक टैक्टिकल मूव है माइक की जानिब से और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये होगा। देखिए, ये भूलना नहीं चाहिए कि हमें और ख़ासकर सारे जो क्रिकेट फॉलोअर्स हैं और क्रिकेट देखते हैं और इवन जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको कुछ ना कुछ फ्लाज नज़र आए बाबर आजम की बैटिंग में। वो स्कोर नहीं कर सके, ऑफ तकरीबन उनकी फॉर्म नहीं चल रही थी, रफ पैच था ये समझें, लेकिन वो ओवरकम नहीं कर रहे हैं उस पैच को। देखिए, अक्सर हर प्लेयर पर ये रफ पैच आता है लेकिन कुछ अरसे में वो ओवरकम कर लेता है। लेकिन इनकी एक दो जो फ्लाज हैं जो पकड़े गए हैं, जिस तरह लेफ्ट आर्म स्पिनर से ये थोड़ा सा फंस जाते हैं और आउट हो जाते हैं, या लेफ्ट आर्म पेसर से भी इनका ये प्रॉब्लम थोड़ा सा चल रहा है कि उनको नहीं समझ आती कि विकेटों के अंदर की तरफ जो बॉल आती है उसको किस तरह पिक किया जाए या सीम को किस तरह देखा जाए कि वो उनको पता लग जाए वेल इन टाइम के ये बॉल जो है या स्पिन किस तरफ हो रही है या इसकी मूवमेंट किस तरफ है। वो इनका थोड़ा सा जो ड्रा है और फ्ला है उसको ओवरकम करने के लिए। और मेरा ख्याल है ये दोनों जो हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर के जो हेड हैं, जो अब आकिब जावेद हैं या माइक हैसन, ये दोनों मिल के कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि कम से कम बाबर आजम या इस तरह के और जो प्लेयर हैं, इवन रिजवान में भी ज़रूर उनकी भी बैटिंग में, वो तो ज़्यादा आपको पता है कि एक स्पिरिट से खेलते हैं तो इसलिए वो चल जाते हैं। फ्लाज की बात आए, टेक्निक की बात आए, तो वो उनमें कोई इतनी आउटस्टैंडिंग टेक्निक्स नहीं है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। जिसको क्रिकेट पता है वो समझता है कि वो अपनी एक जज्बे से और एक स्पिरिट से खेलते हैं तो वो रन्स भी कर जाते हैं और मतलब मौके पे खड़े भी हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल देखते हुए अच्छी बात है, बड़ा अच्छा स्टेप है, ये होना चाहिए। लेकिन ये फिर मुझे फिर फीलिंग साथ ये आ रही है कि ये ज़्यादातर वो प्लेयर मुझे लग रहे हैं कि जो कल पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान को हेल्प करेंगे और टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान की लेके चलेंगे आगे। अच्छा, इसकी सेग्रीगेशन का बड़ा एक जरूरी सवाल है कि क्या सेग्रीगेट अभी से करना है या नहीं, लेकिन इसको मैं एक छोटे से वक्फे के बाद जरूर डिस्कस करूंगा डिटेल में, क्योंकि ये बड़ा आइडेंटिफाई करना इस लेवल पे बड़ा मुश्किल हो जाता है और फिर दो स्कूल ऑफ थॉट्स है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस बारे में जरूर गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360।
हर वक्त बर वक्त। कारोबार और सरमायाकारी के लिए हुकूमती काविशें और पॉलिसी, क्या सिम दुरुस्त है? पाकिस्तानी मसनूआत की इंटरनेशनल मार्केट में मुनफरिद पहचान क्यों जरूरी है? आलमी मईशत और खित्ते में मौसर शराकत दारी, पाकिस्तान को क्या करना होगा? क्या हमारी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में तवाजुन है? SIFC से खुली गैर मुल्की सरमायाकारी की राहें। इन सवालात पर तबसरे और तज्जियों के साथ हम पहुंचाएंगे स्टॉक मार्केट में कारोबारी उतार चढ़ाव की मालूमात। जी वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर एंड ICC हॉल ऑफ फेमर सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं सलाम, अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक है। आपने ये जो हमने इंटरेस्टिंग एक गुफ्तगू की है, अब आपसे भी डिस्कस करनी है। आपने अपने क्रिकेटिंग करियर में कभी ऐसी मतलब स्ट्रेंज चीज़ देखी कि पहले मैच बराबर हो, फिर सुपर ओवर बराबर हो, फिर दूसरा सुपर बराबर हो, फिर तीसरे में जाके फैसला हो? नहीं, ऐसा तो ऑब्वियसली थर्ड तक मैंने नहीं देखा है, बट ऑब्वियसली नेपाल क्रिकेट एक नेक्स्ट लेवल पर जो है ना वो ग्रो हो रही है। और जिस तरह की उनकी फॉलोइंग है, अभी वहाँ इंग्लैंड में भी मेरी मुलाकात उनके जो कैप्टन हैं पुराने उनसे, जो इस वक्त पूरी जो डोमेस्टिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी देख रहे हैं, तो वो इतने कीन थे अपनी वुमेंस टीम के बारे में बात करने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। तो नेपाल में अब बहुत काम हो रहा है क्रिकेट के ऊपर। मुझे भी बल्कि उन्होंने कहा कि आपको हम बुलाएंगे, करेंगे, तो वो अभी से इंगेज कर रहे हैं इंटरनेशनल लोगों को काम करने के लिए। और इसीलिए मुझे बिल्कुल सरप्राइज़ नहीं लगा जिस वक्त अनफॉर्चुनेटली नेपाल की अंडर 19 लड़कियों ने हमारी अंडर 19 लड़कियों को हराया। पाकिस्तान एक फुल मेंबर कंट्री है, पर हम नहीं काम कर रहे अपने ग्रास रूट के ऊपर। तो सिर्फ इस वजह से कि हम फुल मेंबर है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम जीतते रहेंगे। तो नेपाल बहुत आउटस्टैंडिंग काम कर रहा है। और उनकी ख़ास तौर पे जो मर्दों की क्रिकेट है, जिस तरह की आप उनकी लीग देखें, उसमें स्टेडियम्स फुल भरे होते हैं, खड़े होने की जगह नहीं होती। तो वहाँ पर प्लेयर को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और प्लेयर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये फैन इंगेजमेंट होती है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग आपने क्योंकि बात कर दी है, इट्स नॉट जस्ट कि वो वन पर्टिकुलर उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। मेंस क्रिकेट, वुमेन्स क्रिकेट एंड यूथ क्रिकेट, तीनों की तरफ आपको वो फोकस नजर आ रहा है। दैट्स वेरी रेयर फॉर एसोसिएट नेशन का। बिल्कुल, क्योंकि देखिए उनको ये फ़ायदा ज़रूर है कि नेपाल के लोग क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं, तो वो फ़ैन फॉलोइंग उनको मिल रही है। और नेपाल एक मतलब अगर क्रिकेट के साथ उनका नाम जुड़ता रहा इसी तरह जिस तरह वो कर रहे हैं, तो एक बहुत ही आसानी से वो क्रिकेट की फ्रेटर्निटी में अपना नाम भी बना लेंगे। और नेपाल को हम 2-4 और रीजंस की वजह से बस जानते हैं। तो ये स्पोर्ट्स के साथ, क्रिकेट के साथ लिंक होना एक बड़ा अच्छा इमेज आपका पूरी दुनिया में जाता है। और अगर आपकी ख़वातीन की टीम, आपके मर्दों की टीम दोनों इकट्ठी साथ ग्रो कर रही हो, तो इससे बड़ी बात और कोई होती नहीं है। तो ये आई होप कि हम भी समझें और हम भी इस तरह से ज़रूर उसके ऊपर इन्वेस्ट करें। बिल्कुल मोई शाह साहब, क्रिकेट की डाइवर्सिटी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। ख़ास तौर पर मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा ये ज़रूर कमेंट करें कि टीम्स
टीम्स लाइक नेपाल, उनको सिर्फ हमने नहीं देखा ओवर द ईयर। स्कॉटलैंड मेरे ख्याल से बहुत इंप्रूव हो गई एज अ टीम। नेदरलैंड्स तो ऑब्वियसली हम उनकी बात कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ और भी कई ऐसी टीम्स हैं। यूएसए ने तो जो हमारा हाल किया वर्ल्ड कप में, वो हम अभी तक नहीं भूले। तो ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा, और इवन अभी कई यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो कि क्रिकेट खेलती आ रही हैं, जिन्होंने क्वालिफाई करके आना है। तो एक बड़ा, एक अगर आप थ्रेशोल्ड देखें तो बहुत ज़्यादा टीम्स आ जाएंगी। देखिए, इसकी रीज़न बड़ी सिंपल है, और मेरा ख्याल है वो रीज़न ऐसी है कि मैं ये समझता हूँ कि जो क्रिकेट खेलने वाला है उसको ज़रूर पता होगा कि इतना एक्सपेंड कर चुका आपका ये T20 क्रिकेट का लीग सिस्टम कि हर नेपाल का प्लेयर, हर स्कॉटलैंड का प्लेयर कहीं ना कहीं राउंड द ईयर खेलता ज़रूर होगा। या अपने घर में खेलता होगा, या अपने रीजन में खेलता होगा, या बाहर जाके किसी सऊदी अरब में खेलता होगा, यूएई में खेलता होगा, कतर में खेलता होगा, कहीं ना कहीं खेलता होगा। तो वो डेवलप हो गई है T20 की स्किल्स। इन्हीं टीम्स को अगर आप टेस्ट क्रिकेट खिलाएं तो शायद ये 2 दिन सर्वाइव ना कर सकते, नहीं कर सकते बिल्कुल। लेकिन T20 में क्योंकि इतना उनकी स्किल्स डेवलप हो गई है, T20 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके पास इतनी ज़्यादा उनको पता समझ आ गई है कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उस हिसाब से वो चलते हैं। इसलिए दे आर कैपेबल ऑफ बीटिंग द बेस्ट एंड दे आर कैपेबल ऑफ कम्पीटिंग अगेंस्ट द बेस्ट। ये दोनों चीज़ें उनमें आ गई हैं। और ये नेपाल की खासकर टीम, वो टीमें जो बैकअप टीम्स हैं, आजकल जो टॉप की 10 टीम्स हैं उनकी बैकअप टीम्स हैं, उसमें नेपाल भी है, उसमें हॉलैंड भी है, उसमें स्कॉटलैंड भी है, इस तरह की टीम्स हैं। उन्होंने भी काफ़ी इंप्रूव किया, काफ़ी डेवलप किया। और T20 के स्किल्स मैं कहता हूं कि इट्स सॉर्ट ऑफ थ्रेट फॉर टॉप टीम्स। अगर आप अपनी स्किल्स डेवलप नहीं करेंगे और इंप्रूव नहीं करेंगे, अपनी फिटनेस नहीं करेंगे, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, इवन मैं इंडिया की और ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूं, तो ये कहीं ना कहीं आपको ये शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा कि ये भी जीत सकते हैं आपसे, और ये इस काबिल हैं। आप पहले भी देखा होगा कि हॉलैंड ने भी अपसेट किया हुआ है बड़ी बड़ी टीम को, साउथ अफ्रीका को भी हराया हुआ है। जिस तरह जिम्बाब्वे ने पहले नहीं आई जिम्बाब्वे, तो जिम्बाब्वे ने वनडे में काफ़ी अपसेट किए थे। तो इनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि ये किसी बड़ी टीम को अपसेट कर सकते हैं। तो बड़ी टीम्स को और उनके प्लेयर्स को तैयार रहना चाहिए कि T20 अब ये लिमिटेड नहीं है फॉर 8 और 9 और 10 टीम्स। T20 एक्सपेंड हो गया है, तकरीबन 20 टीम्स ऐसी हैं कि जो किसी वक्त आपको सरप्राइज कर सकती है। बिल्कुल। वैसे इसमें ऑब्वियसली आई थिंक आईसीसी की पॉलिसी और स्ट्रैटेजी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इवन उनका भी फोकस यही है। और अगर इसी तरह हम डाइवर्सिटी देखते रहे तो आई थिंक हर टीम को, खास तौर पर हमारी जैसी टीम को सोचना पड़ेगा कि ये इतना कंपेरेटिव हो गया कि T20 नीड्स प्रोफेशनल प्लेयर्स। यार एक तो क्योंकि अगर आपने जो डिवीजन्स की बात की, डिवीजन 7 तक अगर मैं देखूं तो अब अर्जेंटीना, फ्रांस वगैरह भी खेल रहे हैं कहीं ना कहीं लीग्स। और अगर इस वक्त डिवीजन 3, डिवीजन 4 की बात करें तो आपको सबसे ज़्यादा तगड़ी टीम एक तो नाइजीरिया की नज़र आती है, लिटरली कह रहा हूँ आपको, या उसके आप कर लें कि गैम्बिया की टीम्स हैं, बहुत तगड़ी खेल रही हैं, जो पता लगता है कि यार अपना डिवीजन 6 से ऊपर आप ICC के अंदर आई हैं। मसला यही है, मुझे आज भी याद है जब हम लोग क्वालिफायर्स खुद भी खेल रहे थे यूए की तरफ से, पोर्टरफील्ड होते थे कैप्टन आयरलैंड के, टॉप टीम्स अफगानिस्तान और यूए अपना होती थी, आयरलैंड जो कंटिन्यूसली मैं कहता हूँ डिवीजन 2 के अंदर परफॉर्म करती थी क्वालिफायर्स के अंदर। लेकिन पोर्टरफील्ड एक दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिटरली रो पड़ा था, मुझे आज भी याद है, उसने कहा कि हम लोग कंटिन्यूस परफॉर्म करते हैं लेकिन हमें ICC एज सच स्टेटस अभी T20 का नहीं देता। अब तो थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया है ICC ने कि आपके पास टीम्स आ जाती हैं। हांगकॉन्ग एक बड़ी तगड़ी साइड है, मुझे आज भी याद है इंडिया को एशिया कप में ऑलमोस्ट हरा गए थे जब नज़ाकत ओपन करा था किंचित के साथ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो टीम्स आपके पास हैं। थोड़ा सा एक चीज़ तो क्लियर करें कि ज़्यादातर लोग पता क्या कहते हैं, यार ये B टीम है या C टीम है। मैं एक नॉन टेस्ट नेशन की तरफ से खेला हुआ हूँ भाई, वो टीमें मेहनत करके ऊपर आती हैं। कोई भी टीम प्लेट के अंदर उसको कोई चीज़ नहीं मिलती कि आके वर्ल्ड लेवल के ऊपर आके खेलो, वो अपने डिवीजन के अंदर बड़ी टीम्स को मार के ऊपर आती है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपने अपनी भी ओरिजिन्स की बात की, आप यूएई के टीम के साथ भी रहे हैं, तो लोगों को आई थिंक ये बताना ज़रूरी है कि उस्मान खान वो दूसरे प्लेयर हैं जो यूएई से पाकिस्तान में आए, वो पहले नहीं है। पहले सैयद मोहम्मद अवैस थे, वो ये मेरे ख्याल से हम भूल जाते हैं बात, ये अभी तक लोगों को बताया नहीं हमने। आपसे कर रहे हैं नहीं, ये मेरे ख्याल से हम तो ये याद ही नहीं रहा कि मैं पहले आ गया था। इतना उस्मान खान करते रहे, मैं पहले आ गया था, फोकस ही नहीं रहा कि अवैस भी आए थे। मैं पाकिस्तान नहीं खेला, पहले आ गया था। अवैस ने कोचिंग का रुख कर लिया, उन्होंने कहा कोचिंग और मैनेजरियल साइड। लेकिन यार एक चीज़ है कि जितना अगर मैं यूए क्रिकेट की खास करके बात करूं कि इन्वेस्टमेंट जितनी यूए क्रिकेट ने की है, मैं हमेशा इस चीज़ पे, पाकिस्तान में भी जब मैं पिचेस देखने गया था, जो आपने तस्वीर बड़ी मशहूर मेरी की थी, मैं खुद हैरान होता हूँ। शाजी भी गए हैं, कप्तान खुद भी वहाँ गई हैं, शायद आपने भी विजिट किया। ICC क्रिकेट अकेडमी के अंदर आपके पास साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया सॉइल की पिचेस हैं, वहाँ पर वो उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। वो एक नॉन टेस्ट नेशन है, मुझे पता है ICC हेडक्वार्टर्स है, फाइनेंसेस ज़्यादा हैं, सारे मामलात हैं,
यार उसी चीज को जिनसे मैं मिला था उनको यही बात करता था कि आप रेप्लिकेट यहाँ पर भी तो कर सकते हैं, आपके पास फाइनेंशियली आप तगड़े सारी हो, चीजें, बिल्कुल। सारी चीजें आपके पास हैं। आखिर मसला क्या है? आप आईसीसी क्रिकेट एकेडमी के अंदर जाएं, आपके पास वहां से अगर आपने बैटिंग मशीन यूज करनी है, वन ऑफ द बेस्ट विजुअल बैटिंग मशीन आपके पास मौजूद है जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ है, स्पिन भी बॉल तगड़ी करवाती है। Bowling वही चीज आप यहाँ पर क्यों नहीं यूटिलाइज कर सकते? आपके पास प्रॉपर पूरा स्ट्रक्चर है। पाकिस्तान का जितने भी आप बड़े कोचेस से बात करो, मुदस्सर नजर इस वक्त वहां पर मौजूद है, जितने भी आईसीसी क्रिकेट एकेडमी के कोचेस से हमारी बात होती थी, मुझे आज भी याद है, वो कहते थे कि जितना स्ट्रॉन्ग ऑन द पेपर की बात नहीं करा, अगर आपका देखें डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, लड़के आपके परफॉर्म करते हैं, नीचे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके पास फैसिलिटीज नहीं है, आपके पास लड़के परफॉर्मेंस लेके पाकिस्तान टीम में आते हैं, किसी और के पास नहीं है, सिर्फ उसको स्ट्रक्चर करने की जरूरत है। दूसरी टीम स्ट्रक्चर कर चुकी है। यूएई ने वुमेन्स क्रिकेट के ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट की है। मैं जब खेल रहा था, मुझे याद है 2012-13 की बात कर रहा हूं अहमद भाई, तब उन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि फीमेल क्रिकेट के लिए, तब उनकी नई नई बन रही थी, फीमेल क्रिकेट के लिए उन्होंने स्कॉलरशिप्स अनाउंस की थी स्कूल के अंदर। तो हम क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, ये बहुत अच्छी आपने बात की। अभी हमने वुमेन्स क्रिकेट के ऊपर ही फोकस करना है, लेकिन आई थिंक बात फिर वही है, इवन यूएई क्रिकेट को अब बड़ा सोचना पड़ेगा कि इतनी कंपेरेटिवनेस आ चुकी है कि सिर्फ वो यूएई एक टीम नहीं रही। तो आई थिंक उनके रीजन में भी ओमान की टीम बहुत अच्छी है, बहुत सारी टीम जैसे उभर कर सामने आ रही है। अब आपसे ज़रूर एक गुफ्तगू मेरे ख्याल से बड़ी अहम करनी है, जो कि आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप का स्केड्यूल जो है उसका ऐलान कर दिया गया है। तो 30 सितंबर 2025 से इस टूर्नामेंट का आगाज़ हो रहा है और ये 2 नवंबर तक जो है चलेगा। 2 नवंबर को उसका फाइनल खेला जाएगा। इसमें अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान अपना पहला मैच बांग्लादेश से 2 अक्टूबर को खेलेगी टीम, और उसमें ऑब्वियसली सबसे बड़ा मैच इंडिया के साथ 5 अक्टूबर को, और पाकिस्तान के मैचेस जो हैं वो कोलंबो में ये दोनों मैचेस खेले जा रहे हैं। तो स्केड्यूल आ चुका है। सना मीर, क्या कहना चाहेंगी कंडीशंस को सोचते हुए, और फिर हमारी तैयारी कितनी है, क्या फोकस है, ये बड़ा ज़रूरी है? तैयारी तो हमारी ऑब्वियसली क्वालिफायर हमने अच्छा खेला है, वहाँ टीम्स का स्टैंडर्ड फ़र्क है। तैयारी अभी हम नहीं कर रहे उस तरह जैसे हमें करनी चाहिए। पूरे अभी से लेके वर्ल्ड कप तक सिर्फ 3 वनडे मैचेस पाकिस्तान के स्केड्यूल्ड हैं जो साउथ अफ्रीका के साथ हैं। उसके अलावा आयरलैंड के साथ 3 T20 जो उन्होंने खेलने जाना है, साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान आना है। उसके अलावा कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं हुआ ना कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट, ना कोई और चीज़। तो इतनी सी तैयारी से, 3 मैचों की तैयारी से आप वर्ल्ड कप खेलने आपको नहीं जाना चाहिए। इससे पहले आपका ज़्यादा फोकस T20 के ऊपर रहा, ऑब्वियसली आपने ज़्यादा वो फॉर्मेट खेला है। तो आई थिंक ये देखना होगा पाकिस्तान मैनेजमेंट को यहाँ पर कि आप प्लेयर्स को सही से तैयार करके जाएँ। आपके पास स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स जो बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सके बहुत क्रूशल होंगे इसके अंदर। तो अब देखना होगा निदा की वापसी होती है या तूबा हसन फिट होती हैं वापस कि नहीं होती, और फिर वो टीम में आ सकती हैं कि नहीं। अदरवाइज तो ओवरऑल जो टीम की परफॉर्मेंस थी वो क्वालिफायर लेवल पर काफ़ी अच्छी नज़र आई। अब देखेंगे कि श्रीलंका में जाकर उन कंडीशन में पाकिस्तान कैसा खेले। अच्छा, इसमें स्कोर का बड़ा एलिमेंट आ जाएगा। बहुत अरसे तक कहा जा रहा था कि हम पार स्कोर से बहुत बिलो रहते हैं, लेकिन अब इन कंडीशन में श्रीलंका जाते हुए फिर वो एवरेज स्कोर और उसके हिसाब से जो हमारी बैटिंग है, आपको लगता है कि हम वो कर पाएंगे, उस एवरेज स्कोर को हम टच कर लेंगे? देखिए, ये फाइनल फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड ज़रूर करता है। अब वुमेन्स क्रिकेट में इवन श्रीलंका जैसी कंडीशंस में आपको 240 250 को टच करना पड़ेगा या 230 तक टच करना पड़ेगा। आपको इतना आसान नहीं है कि आप आज की जो फील्ड रिस्ट्रिक्शंस हैं और जो ओवरऑल रूल्स हैं उसके साथ 180 190 को डिफेंड करें, वो मुश्किल हो जाता है फील्डर्स के लिए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जाएं 5 से 5 रन्स पर ओवर पे या 4 रन्स मिनिमम, 4.5 रन्स पर ओवर, और उसको 50 ओवर्स तक मेंटेन करना इतना इजी होता नहीं है। अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं, सिद्रा अमीन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, फातिमा सना खुद बहुत ज़बरदस्त लीड कर रही हैं, आलिया की परफॉर्मेंस पिछली दफ़ा अच्छी थी। तो ओवरऑल टीम में स्पार्क नज़र आ रहा है। डयाना बेग बड़े अरसे बाद फॉर्म में आई, फिर हमारे स्पिनर्स हैं ही बहुत अच्छे, सादिया इकबाल हों, नशरा संधू हों। तो ओवरऑल एक कोर आपके पास डेवलप है वुमेंस टीम की। पर वर्ल्ड कप्स में आपका हर 11 जो प्लेयर में एक प्लेयर है ना, उसकी बहुत ही एक अहमियत होती है। तो हम कितना वो फुली कुक्ड प्लेयर्स खिला पाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मोहित शाह साहब, 7 मैचेस खेलने हैं पाकिस्तान की टीम ने, तो इट्स अ वेरी लॉन्ग वर्ल्ड कप, और जब 7 मैचेस होते हैं तो उसका मतलब है कि आपके कॉम्बिनेशंस बड़े बैलेंस होने चाहिए, बैकअप पूरा होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, और फिर श्रीलंका की कंडीशंस हैं, ऑब्वियसली अगर पाकिस्तान फाइनल में भी पहुंचता है तो फिर कोलंबो में फाइनल होगा, वरना बेंगलुरु का वेन्यू भी है, उसको भी मुख्तस किया गया है। तो ये ऑब्वियसली वो जो तमाम मामलात रहे हैं उसकी वजह से भी चीज़ें यहाँ पर जा रही हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, 7 मैचेस और हर मैच बड़ा इंपॉर्टेंट साबित हो जाएगा। देखिए, मैम ने भी कहा बड़ा ज़रूरी होता है कि आप किसी टीम को अगर डेवलप करते हैं ना, तो उसको मैक्सिमम एक्सपोजर दें कि जितना ज़्यादा आप खिलाएंगे। आज ये जो यूरोपियन फुटबॉल टीम्स हैं, ये क्यों सबसे आगे हैं? क्योंकि ये कोई, मेरा ख्याल है 1 महीने में प्लेयर ऐसा कोई भी नहीं है यूरोप में
जो एक महीने में कम से कम 10 से 12 मैचेस कंपेटिटिव मैचेस न खेलता हो, वो खेलने से उसका स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा। तो आपको अगर अपनी वुमेन का स्टैंडर्ड इंप्रूव करना है क्रिकेट में और किसी गेम में, इवन हॉकी में या किसी में, उनको मैक्सिमम एक्सपोजर दें, अच्छी तरह ट्रेन करें, मैक्सिमम एक्सपोजर दें, ज़्यादा से ज़्यादा टीम्स के खिलाफ खिलाएं, डे इन और डे आउट वो कोई ना कोई मैच खेलें। जब खेलेंगी तो उनका स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा। और वही बात है कि आपने तो बड़ा अच्छा क्वालिफाइंग राउंड खेला, लेकिन क्वालिफाइंग राउंड के बाद क्या हुआ अभी तक मुझे कोई पता नहीं है कि वो मोमेंट शायद सारी अपने अपने घरों में बैठी हैं और वो ना कोई कैंप है, ना कोई एक्सपोजर है, ना कोई इस तरह की एक टूर्नामेंट हुआ है शाजी, वो T20 का, वो भी for the sake of event calendar पूरा करने के T20 लिए। तो हमने खेलना नहीं है, जाके 50 ओवर साइड खेल लें। तो वो आप बड़ी टीमों के खिलाफ और कुछ नहीं है, अपनी टीम्स बनाएं, उनके आपस में मैचेस कराएं, कुछ और इस तरह का देखें कि ताकि आपको वेल इन टाइम आपको पता लगे आपका कॉम्बिनेशन कौन सा अच्छा है, कौन सा बल्कि मैं तो ये समझता हूं कि पाकिस्तान अब श्रीलंका में वैसे ही श्रीलंका का आप टूर कर लें, मतलब 15-20 दिन का 2-3-4 मैचेस खेलने के लिए, अपने आप को देखने के लिए पहले चले जाएं, श्रीलंका के खिलाफ कोई सीरीज रख लें और बड़ी इजीली हो जाएगी। और दोनों बोर्ड्स के ताल्लुकात भी तो इस लेवल के हैं। ताल्लुकात भी अच्छे हैं, आप जाके मैचेस खेलें, फिर वापस आएं, 1 महीने का रेस्ट कराएं और कैंप लगाएं, उसके बाद दोबारा जाएं, आप देखें आपकी परफॉर्मेंस कहां से कहां तक चली जाती है। ये चीज जो है खास कर ये हम जो है ना मैनेज करना प्रॉब्लम हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। उससे आपकी अगर अच्छा मैनेज करेंगे परफॉर्मेंस अच्छी होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। मोहित शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर थे। थैंक यू वेरी मच सर अमीर, थैंक यू वेरी मच सैयद मोहम्मद अवैस साहब कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। तो स्केड्यूल का ऐलान तो बाकायदा तौर पर हो गया है, पाकिस्तान की टीम जो है उसकी तैयारी क्या है ये आगे आने वाले शोज़ में भी हम डिस्कस करते रहेंगे। कौन सी प्लेयर्स हमारे लिए बहुत करामत साबित होंगी, क्या कंडीशंस होंगी, ये तमाम तफसीलात जो हैं वो आने वाले शोज़ में ज़रूर डिस्कस करेंगे। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।